गुड इवनिंग एवरीवन। अब साइलेंट होकर बैठ जाओ, चुपचाप जहां हो वहीं बैठ जाओ। एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन आने वाली क्लास में प्रवर्धन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा प्रवर्धन है, फिर अपन क्रॉप्स वगैरह काफी चीजें पढ़नी है बाकी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो पढ़ा था वो तुमने किसने याद किया, पहले तो ये मेरे को बताओ कि तुम्हारा जो याद करने का अनुपात है वो क्या 0 है या कितना? हाँ, एक एक से पूछने पे ही आती है चीजें। ग्रुप में तो भीड़ का कोई नाम नहीं होता। हाँ, तुम पढ़ गए उसका मतलब ये लग रहा है। चलो, हाथ खड़ा तो कर ही सकते हैं। दो तीन क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कोई सजा तो तुमको देने से रहे। कोई सजा तो तुम बड़े हो। पहले मैं सजा भी देता था, लेकिन फिर मैंने एक उत्तर प्रदेश की न्यूज पढ़ी कि मास्टर को जो है, मास्टर ने क्लास में डांट दिया लड़के को, तो एक लड़का बाहर एक बंदूक लेके मिला मास्टर जी को। क्या रे मास्टर, ज्यादा होशियारी कर रहा है क्या? फिर एक न्यूज पढ़ी एमपी के जबलपुर की। एक कोचिंग के जो डायरेक्टर थे, उसने बच्चे से फीस मांग ली। फीस मांग ली तो दो लड़के मोटरसाइकिल लेके आए। कह रहे मास्टर फीस चाहिए, तो उसके पेट में गोली लगाई है। कट्टा था, देसी कट्टा। उसके बाद मैंने कुछ भी कहना बंद कर दिया। मैंने कहा कि पढ़ोगे तो पढ़ लोगे हैं। राजस्थान में होता है, राजस्थान वाले कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। चलो, दो तीन क्वेश्चन है, हाथ खड़ा करना। ओस्टियो मलेशिया होता है, ओस्टियो मलेशिया। ये कौन से विटामिन और पोषक तत्व की कमी से? तो बीच में कोई नहीं बोलना, बीच में बोलना ही नहीं अंटिल यू आर आस्क्ड। आप बताओ, बैठे बैठे बताना। विटामिन डी। कभी विटामिन डी नहीं आए तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के लक्षण एक जैसे होते हैं लगभग लगभग। तो विटामिन डी की कमी से या कैल्शियम की कमी से। दूसरा, अब हाथ खड़ा करना। केरेटो मलेशिया, हाथ खड़ा करो। केरेटो मलेशिया किसकी कमी से होता है आपको बताना। केरेटो मलेशिया किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए को कहते हैं केरोटीन, तो ये केरोटीन की कमी से होता है। एक और पूछ रहा हूं, क्वाशियोर क्वाशियोर बोलना नहीं है, खाली हाथ ही खड़ा करना ताकि आइडिया रहे कि हाँ चलो ठीक है। पीछे पीछे, उधर किसी को नहीं पता? तुम बताओ, पीछे पंखे के नीचे, इधर इधर। हाँ, प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोर किसकी कमी से? ये तीनों ही प्रश्न पूछे गए हैं रिसेंट किसी न किसी परीक्षा के। अब बताना, कौन से विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं? एंटी स्टेरिलिटी का मतलब होता है वंध्यता रोधी विटामिन, तो विटामिन ई को कहते हैं। अब एक साथ ही देख लो, कुछ नहीं पढ़ा करो, 100 बातों की एक ही बात है। तो विटामिन डी को कहते हैं अर्गोस्टेरोल, क्या कहते हैं? या कैल्सीफेरोल। बोलो, विटामिन बी 1 थायमीन, बी 2 राइबोफ्लेविन, बी 3 नियासिन, बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, बी 6 पायरिडॉक्सिन, बी 7 बायोटीन, और बी 9 फोलेट, और बी 12 साइनोकोबालेमिन। बी 1 की कमी से बेरीबेरी, बी 3 की कमी से टेलेग्रा, और ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी विटामिन डी से ओस्टियोमलेशिया, रिकेट्स एंड पिजन चेस्ट। बाकी विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफेल्मिया, केरेटोमलेशिया, बाइटोट्स स्पॉट। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के। और वंध्यता रोधी हमने पढ़ लिया, बांझपन विटामिन ई। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से थे? बारबेडोस चेरी, आंवला, अमरूद आदि। सब्जियों में मिर्च, मिर्च से भी ज्यादा ड्रमस्टिक में होता है जान। एक एक प्लांट का नाम लिख रहा हूं, ऊपर ही ऊपर लिखना कोने में। एक नए प्लांट का जनरल नॉलेज के लिए, जहां जगह बच रही है वहीं लिखो नोट करके, ड्रमस्टिक। एक सब्जी है, उसको कहते हैं ड्रमस्टिक। आपको लिखना है ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक को हम लोग कहते हैं बच्चों, लिखो मोरिंगा ओलिफेरा, लिखो
इसका नाम होता है मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा ओलिफेरा या मोरिंगा ओलिफेरा, या ऐसे लिख लो। ओलिफेरा को कैसे लिख रहे हैं, FERA लिख दो, कोई बात नहीं। मोरिंगा ओलिफेरा, मोरिंगा ओलिफेरा ऐसे लिख लो, चलो कोई बात। मोरिंगा ओलिफेरा, इसकी फैमिली होती मोरिंगेसी। मोरिंगा का तुमने नाम तो सुनी रखा, ड्रम स्टिक। इसको सहजन कहते हैं, सहजने की फली होती है ना, सहजन। इसमें भी जो है आपका विटामिन B2 भी इसमें अच्छा होता है। और अभी मैं कौन सा बता रहा था विटामिन तुमको, तो विटामिन C भी जो है इसके अंदर ठीक ठीक होता है। तो ड्रमस्टिक यानी सहजन, इसमें जब लिख ही रहे हैं तो इसका पुष्पक्रम पेनिकल होता है। इसका जो पुष्पक्रम होता है, ये भी प्रश्न कभी आ जावे तो पेनिकल, क्योंकि ये वापस पढ़ने में आवे नहीं आवे, सिलेबस में है नहीं, लेकिन बावजूद उसके प्रश्न आए हुए हैं। ये सब वर्ड बड़े लिखूंगा अब आगे, अभी तो मैं कह रहा हूं जो लिख लो। ड्रमस्टिक को सहजना कहते हैं, सहजन का पेड़ होता है इसका, तो इसकी फलियां बड़ी अच्छी आती है, सहजन। इसको मोरिंगा ओलिफेरा, मोरिंगेसी, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, सभी लोग इसकी खेती को, मतलब इसके पेड़ लगाने को प्रमोट कर रहे हैं। हर स्कूल में इसके पेड़ लगाए गए हैं, अपने घर पे भी लगाना चाहिए। इसकी फलियों में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं लगभग। इसकी पत्तियों से चाय भी बन, ग्रीन टी। मोदी जी ने इसके पराठे खाते हैं डेली, मतलब जो भी उनका। मोदी जी ने खुद ने प्रधानमंत्री रहते हुए इसका एक वीडियो भी तुमने देखा होगा कि क्या कहते हो, कैसे पराठे बनाते हैं। तो इसके ड्रमस्टिक की पत्तियों के पराठे के बारे में भी जो है उन्होंने वीडियो बना रखा है। तो ये है, मैंने देखा पराठे बनाने, मेरे को तो नहीं आता ऐसे तो। इसका मतलब वो बना रहे थे, मतलब ऐसे, इसका मतलब यूं नहीं भाई मेरे को बनाना आता है। आता हो तो उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आता है नहीं, आना चाहिए था। ये लिख लिया सबने। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने का प्रयास, वो है जलवायु के आधार पे छोटा सा वर्गीकरण है। जलवायु यानी कि क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर अगला छोटा सा क्लासिफिकेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये केवी के लेवल पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। हाँ, हो सकता है ये तो यहाँ उदयपुर के केवी में भी सब जगह सहजने ही सहजने लगा रखे। पहले अच्छा खासा ग्राउंड था, सब जगह सहजने लगा दी, क्या मतलब, ऐसे भी मत लगाओ इतने भी। अब इधर देखना सभी लोग, तुम ज्योग्राफी पढ़ते हो, खैर वैसे तो होशियार हो। एक जनरल नॉलेज के लिए, जैसे ये धरती और ये गोलमाल, कैसी धरती के बीचों बीच जो रेखा है तुमने पढ़ी है, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं लेटीट्यूड। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इक्वेटर कह दो, भूमध्य रेखा कह दो, या विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसी प्रकार से एक रेखा यहां पर है, उसको आप लोग कहते हो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा, या उसको कहते हैं नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन। फिर जो दक्षिण में है वो आपकी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाली लाइन है। इसको तो आप लोग कर्क रेखा कहते हो, ऊपर वाली को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो इस प्रकार से ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कोई गलती ऊपर नीचे बता दूं तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे को जितना आता है उतना ही बता रहा हूं। ज्योग्राफी जितनी ज्योग्राफी नहीं आती है। यहां पर एक लाइन है जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लेटीट्यूड, और वापस दक्षिण में भी ये लाइनें हैं। तो ये 66.5 डिग्री जो है वापस आपकी साउथ लेटीट्यूड है। ये ऐसे, ये ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, ऐसा मामला है लगभग। सूर्य की किरणें साल भर ऐसा माहौल रहता है कि लगभग भूमध्य सागर, मतलब भूमध्य रेखा है यहाँ पे, विषुवत रेखा जो है यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती। सूर्य इधर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा कर्क रेखा तक जाएगा, वापस सूर्य इधर आ जाएगा मकर रेखा। तो इस प्रकार से सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है, लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं वो इस एरिया में सीधी पड़ती रहती है।
यहाँ वाष्पीकरण की रेट ज्यादा रहती है। तो यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में उष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? उष्ण को अपन कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो 23.5 से 66, थोड़ी थोड़ी जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं तो किरणें तिरछी हो रही, इधर भी तिरछी हो रही। तो इस इलाके में उपोष्ण जलवायु आपको देखने को मिलती, और यहाँ पर भी कौन सी मिलती है? उपोष्ण को कहते हैं सब ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं? और फिर जैसे ऊपर जाओगे तो ठंडी जलवायु मिलेगी, शीतोष्ण जलवायु यानी टेम्परेट क्लाइमेट आपको मिलेगा बेटे। और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? शीतोष्ण जलवायु। शाबाश। तो ये, और फिर ऊपर तो ये बर्फ है पूरी, नॉर्थ पोल पे तो जमा हुआ है मामला, इधर भी जमा। ये आर्कटिक यहाँ महासागर है, और यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका में तो कोई गए नहीं, ये तो बर्फीला, यहाँ कोई नहीं रहता। एक तुमको जनरल नॉलेज बता रहा हूं, जैसे 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 आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हो, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है या घटती? इसने बोल, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हो वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता घटती है या बढ़ती? तो जैव विविधता घटती है। क्या होता है? जैव विविधता घटेगी। जैसे आप यहाँ, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, क्योंकि एनर्जी जहां ज्यादा है वहां डाइवर्सिटी है। एनर्जी का सोर्स क्या है? अल्टीमेट सन, तो वहां से एनर्जी मिलती। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जीवों की प्रजातियां आपको मिलेगी यहाँ उष्ण, फिर कहाँ? उपोष्ण, और फिर कम होती जाती है। तो यहाँ आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ज्यादातर यही मिलेंगे, जो विविधता। आजकल आप लोग देख रहे हो कई प्रजातियां विलुप्त हो रही। तुमने देखा रेड डेटा बुक, नाम सुना है किसी? रेड डेटा बुक कौन सा इंस्टीट्यूट जारी करता है? IUCN। कौन करता है? तो जो रेड डेटा बुक है, ये मैं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बात निकल गई इसलिए बात कर रहा हूं। तो रेड डेटा बुक जो है वो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस संस्थान का क्या नाम? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो यहां से रेड डेटा बुक निकलती है। उस बुक में ये डेटा आता है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है और कौन सी होने। उसमें कई ऐसे सेगमेंट होते हैं, जैसे कोई विलुप्त होने को कहते हैं एक्सटिंक्ट। क्या? तो सबसे पहले था एक्सटिंक्ट, फिर होती नियर टू एक्सटिंक्ट। हाँ भी जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, कुछ कई एक दो जगह कुछ जानवर बचे हैं, कोई प्रजाति। फिर कुछ होती है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब थोड़ा ध्यान दो नहीं तो खत्म हो जाएगी। फिर उसमें आती है वल्नरेबल, और मतलब के थोड़े संरक्षण की जरूरत है। तो ऐसे कर करके है उसमें काफी चीजें। तो कई सारे जीव अपनी मानवीय गलतियों के कारण खत्म हो गए। अब इस इलाके के हिसाब से जो भी प्लांट पाए जाते हैं उनको ऐसी ऐसी जलवायु चाहिए। जैसे इस इलाके में जो भी प्लांट होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं इस इलाके में ज्यादातर। तो उष्ण वाले फल यहाँ, उपोष्ण वाले फल यहाँ होते हैं जो भी पौधे हैं, और ठंडी जलवायु वाले ठंडी में होते हैं। भारत कहाँ है? ये है आपका भारत, ये है आपका सुंदर भारत। क्या है ये? भारत। हालांकि भारत गोलमाल नहीं है, लेकिन ये भारत है। भारत के बीच में से कर्क रेखा जा रही है, इफ यू नो। राजस्थान भी अड़ता है कर्क रेखा। दक्षिण राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है वो कर्क रेखा उधर से होकर निकलती। तो इस भारत को आप यहाँ निकाल दो। ये लो भैया, भारत इधर आ गया। एक छोटा सा भारत बना रहा हूं, ज्यादा उसमें लोड नहीं लेना किसी को, ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ऐसा बन गया कश्मीर तो पाकिस्तान के पास चला गया, ऐसे मत करना, ठीक है? ऐसे मैं भारत के नक्शे की प्रैक्टिस करूंगा थोड़े दिन बाद में। है पाकिस्तान अंदर थोड़ी ले लिया, पाकिस्तान ले लेते हैं, अपने हाथ की बात है वहां। अब ठीक है थोड़ा। अब ये भारत है। अब ये इस भारत को अपन यहां देखना, देखो भारत के नीचे से भूमध्य रेखा जा रही नहीं जाती। तो ये भारत है, भारत के नीचे वो देखो उधर जा रही, वो भूमध्य रेखा वहां। तो भूमध्य रेखा के पास वाला इलाका कौन सा है? जो कर्क रेखा वाला इलाके से नीचे वाला भूमध्य रेखा का आसपास, मतलब ये वाला इलाका, ये वाला दक्षिण भारत। तो एक्चुअली क्या है, दक्षिण भारत में सूर्य की किरणें सीधी आती है लगभग, क्योंकि इधर अरब सागर है, अरेबियन सी, इधर आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, नीचे आप लोगों का जो है आपका इंडियन ओशन है, या फिर आप हिंद महासागर जिसको कह रहे हो। तो तीनों तरफ पानी पानी।
तो जहां सूर्य की किरणें सीधी आती है, पानी पानी रहता, तो यहाँ वाष्पीकरण की रेट भी ज्यादा रहती है, तो नमी बहुत है। यहाँ के वातावरण के अंदर क्या है, नमी बहुत है, आर्द्रता बहुत है। ऐसी जलवायु जहां पे आर्द्रता को कहते हैं ह्यूमिडिटी, क्या कहते हैं, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जहां टेम्परेचर ज्यादा हो, ऐसी जलवायु को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण जलवायु कहते हैं। तो आपका ये जो इलाका नीचे वाला देख रहे हो, यहाँ कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्ण जलवायु। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो, तो ये वाला जो इलाका है, कर्क रेखा के आसपास वाला इलाका, यहाँ पे कैसी जलवायु मिलती है, उपोष्ण जलवायु। और ये जो ठंडा इलाका, अब ये ठंडा इलाका आपका ये जो इस धरती के ऊपर जो हमने ये लेटिट्यूडनल इसमें देखा ग्रेडियंट, इसकी वजह से नहीं हो रहा, ये ऊंचाई बढ़ने से हो रही ठंड। अपने हिमालय रीजन इसलिए ठंडा नहीं है कि भाई वो भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं अपन, वो इसलिए ठंडा क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, हाइट जो आप देखो एल्टीट्यूड ज्यादा है, उसका समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए ठंडा है। तो यहाँ शीतोष्ण जलवायु पाई जाती। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम ये बात करते हैं कि भारत में उष्ण जलवायु में जो भी फल होते हैं वो उष्ण जलवायु वाले, इधर जो होते हैं जो उपोष्ण वाले ठंडे में जो होते हैं। हालांकि जलवायु को कोई एक कारक प्रभावित नहीं करता, मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु बहुत बड़ा टॉपिक है, आप विश्व लेवल पे देखोगे तो कई तरीके के साइंटिस्ट ने अलग अलग जलवायु का वर्गीकरण भी दिया। देखो, क्योंकि धरती के जलवायु को बांटना कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। तो तुम थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हो, व्लादिमीर कोपेन का क्या नाम, कोपेन का भी पढ़ते हो, तो ऐसे अलग अलग दे रखा है लोगों ने। राजस्थान को भी कृषि जलवायु के खंडों में बांटा गया 10, वो 10 याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के लिए काम आते हैं। तो अब कौन कौन से फल होते हैं मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, ये पूरा मैटर तुमको बनाना नहीं, ये सामान्य ज्ञान के लिए बताया मैंने। अब यहां मैं लिख रहा हूं कि उष्ण जलवायु में कौन कौन से फल होते हैं, वो मैं यहां लिख देता हूं थोड़े से। जैसे कि उष्ण वाले फल इधर लिख रहा हूं, लिख दूं क्या यहां, लेकिन यहां दिखेंगे नहीं, आगे वाले पेज पर लिख देते हैं। तो थोड़े से फल ऐसे हैं, सबसे पहले उष्ण जलवायु में होने वाले फल, उष्ण को कहते हैं ट्रॉपिकल, क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कौन से होते हैं। दूसरा कैटेगरी है उपोष्ण, उपोष्ण में फ्रूट होते हैं सब ट्रॉपिकल, क्या कहते हैं बच्चों, सब ट्रॉपिकल। तीसरा कैटेगरी आती है शीतोष्ण, शीतोष्ण को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट, क्या कहेंगे, टेम्परेट। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। चौथा ऐसे ही लिखेंगे, वो अलग से है नहीं। उपोष्ण का ये एक प्रकार है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, जिसको अपन कहते हैं शुष्क जलवायु। कैसे कहेंगे, शुष्क को कह दो, शुष्क नहीं है, शुष्क क्या है, शुष्क है, शुष्क नहीं है। कई लोग तो इसको कहते हैं मैक्स, इसको कह रहे हैं शुष्क, शुष्क। ये तो ये उच्चारण वाली भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अच्छे से उच्चारण करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो उष्ण जलवायु में रिपीट करना, आम, केला, पपीता, आम केला पपीता, चीकू, पाइनएप्पल, नारियल आदि। अब जो काजू का फ्रूट तुमने देखा, काजू, तो काजू भी एक्चुअली जो है वो आपका उष्ण जलवायु में होने वाला फ्रूट है। जबकि हम काजू बादाम, काजू बादाम वो पीछे कर रहा था, वो बाल कम वाला लोडी किधर गई, वो कच्चा बादाम। तो बादाम में और काजू में फर्क, कितना फर्क है, अंतर है भाई, अंतर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अंतर। क्योंकि बादाम तो ठंडी जलवायु में होता है, जबकि काजू किस में होता है, गर्म के अंदर। काजू सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। तो ये प्रश्न आया हुआ, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि क्या प्रश्न आया हुआ है। तो ये कुछ फ्रूट हमने लिखे जलवायु। उपोष्ण जलवायु में नींबू वर्गीय फल क्या होते हैं, यानी कि सिट्रस, जैसे कि अनार, जैसे कि अमरूद। ये कुछ कुछ फ्रूट ऐसे हैं, जैसे कि जो है लीची, जैसे कि लोकाट, एक फ्रूट होता है, मैंने पहले बता दिया लोकाट। लोकाट में 2 बिंदु याद रखने की, सब ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन, 12 मासी भी होता है। जैसे कि और इसमें क्या बच गया है, जैसे कि अंगूर आदि, ये इस कैटेगरी में हो गए। सिमिलरली शीतोष्ण में तो बहुत सारे हमने पढ़ा, रोजेसी फैमिली, तो ज्यादातर रोजेसी फैमिली के यहीं पे हैं, जैसे सेब, नाशपाती,
सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा। सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा। बोलो एप्पल, पियर, पीच, प्लम। सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा। अखरोट, खुबानी, हमने पढ़ा ना उस दिन। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तो वैसे एक वर्षीय है, तो अपने यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ठंडी जलवायु में होता है ज्यादातर। बादाम ऑल्सो, बादाम, चेरी, ये सभी जो है इस क्लाइमेट में होते हैं। राजस्थान वाले बेचारे फ्रूट कौन कौन से? खजूर, बेर, थोड़ा बहुत आंवला, जैसे कि फालसा, बिलपत्र, करौंदा आदि। तो ऐसे जो है ये कुछ कुछ फ्रूट है। हालांकि आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे जितने भी शुष्क जलवायु, ये उपोष्ण का ही प्रकार है। मोटी मोटी तो जलवायु हमने उष्ण, उपोष्ण और टेम्परेट तीन ही है, लेकिन शुष्क भी क्या है? उपोष्ण का ही एक है, क्योंकि राजस्थान में थोड़ी और खतरनाक हालत। राजस्थान वाले अलग अलग तुम जिलों से आते। दक्षिण राजस्थान अच्छा है, मतलब रंग बिरंगा, नेचुरल काफी अच्छा। पश्चिम राजस्थान अगर कोई कहे हमें तो सभी, जैसे जैव विविधता तीन तरीके की होती है, अगर आपने पढ़ी कभी तो। जैव विविधता एक तो होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक होती है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, एक होती है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी आपको राजस्थान में मिलेगी। इकोलॉजिकल का मतलब दो इकोसिस्टम। तो यहाँ उपोष्ण जलवायु है, तो अपने यहाँ अलग इकोसिस्टम है, जीव जानवर पेड़ पौधे सब अलग तरीके। रेगिस्तान में जाओगे तो वहां जीव जंतु दूसरा अलग। तो दो इकोसिस्टम के बीच में जो जलवायु होती है, तो वो वर्गीकरण, उसको अपन क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। एक जैव विविधता होती है जिसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जैसे एक स्पीसीज के विदिन कितनी है, जैसे कि भारत के अंदर हजारों की संख्या में चावल की किस्में मिल जाएगी आपको, गेहूं की मिल जाएगी। हिमालय रीजन में एक प्लांट होता है जिसको सर्पगंधा मान लो, तो सर्पगंधा को कहते हैं, हम लोग कहते हैं राउवोल्फिया वोमिटोरिया। क्या कहते हैं? अब राउवोल्फिया वोमिटोरिया या राउवोल्फिया सर्पेंटिना, इस प्लांट के कई तरीके के छोटे छोटे वेरिएंट हिमालय में मिलेंगे, लेकिन है तो राउवोल्फिया ही। तो इसमें कंटेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं रेसरपीन। क्या कहते हैं? रेसरपाइन कह दो, रेसरपीन कह दो। अब ये रेसरपीन हिमालय में कहीं तो ज्यादा है, कहीं कम है, किसी पौधे में, लेकिन है एक ही प्रजाति। एक प्रजाति के अंदर जो विविध, जैसे आम की भारत के अंदर 1000 से ज्यादा किस्में हैं, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? और एक होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे उदयपुर के आसपास वाला जो ये पूरा इलाका है दक्षिण राजस्थान, इसको मान लो एक इकोसिस्टम है। तो यहाँ अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, अलग अलग तरीके के, जैसे अपन भी एक स्पीसीज है, जानवर है, तो ये जो डाइवर्सिटी है इसको अपन कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वो, और दो इकोसिस्टम के बीच में कंपेयर करते हैं तो वो कौन सी होती है? वो होती है बायो, जिसको कह रहे थे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे कि वहां रसेल्स पाइपर सांप पाया जाता डेजर्ट में, अपने यहाँ नहीं पाया जाता। वहां चिंकारा पाया जाता, गोडावन है, ये गोडावन भी। बिश्नोई कौन है? बिश्नोई, बिश्नोई में वो एंटीलोप होता, काला हिरन, उसको मार दो तुम लोग तो वो तुमको नहीं छोड़े। हाँ, उसको एंटीलोप कहते हैं अपन, एंटीलोप। तो ऐसे करके, तो कुल मिला के ये जो टॉपिक है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और आप सभी को इस बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक में रुचि होनी चाहिए। एज एन एग्रीकल्चरिस्ट, अगर आप कृषि के विद्यार्थी हो तो तुमको ये सब छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, मतलब। तो अब यहां से प्रश्न बताता हूं दो। एक प्रश्न आया, सीयूटी अपना पेपर होता है उसमें, निम्नलिखित में से कौन सा फल शीतोष्ण जलवायु का नहीं? ऑप्शन के अंदर सेब, स्ट्रॉबेरी, बादाम, काजू। तो ऐसे में क्या करना, तो हमें क्या, वो कच्चा बादाम, काजू बादाम, काजू बादाम रहता है दिमाग में, तो हम क्या करते हैं काजू के साथ में बादाम को भी जोड़ लेते हैं। तो बादाम तो नॉर्थ इंडिया में होता है और काजू किधर साउथ इंडिया में होता है, तो ये फर्क है, ध्यान रखना। लोकार्ट के बारे में आपको एक पॉइंट पहले बता रखा है, इसको इरिबोट्रिया जेपोनिका कहते हैं। इसका नाम लिखा है पहले कभी? इसका पहले नाम लिखा है, इसको इरिबोट्रिया जापोनिका कहते हैं। इसकी विशेषता थी कि ये सब ट्रॉपिकल है और एवरग्रीन है। क्या है? तो ऐसा कभी प्रश्न आ जाए तो हम ध्यान रखेंगे। फल में इतनी बात है। सब्जी में एक ट्रिक बताता हूं तुम। सब्जियां
वेजिटेबल्स क्या है बेटा? सब्जियों की जलवायु में तो तुमको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। दो प्रकार की जलवायु में बांट सकते हैं अपन, गर्म और ठंडी। गर्म और ठंडी सब्जी में दो ही तरीके की, गर्म को कहते हैं वार्म और ठंडी को कहते हैं कूल। सो देर आर टू टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, वार्म एंड कूल। इसकी एक ट्रिक है याद करने की। जितनी भी फल वाली सब्जियां होती है, फल वाली यानी ऑल फ्रूट वेजिटेबल्स, जैसे कि टमाटर, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, फल वाली याद रख लेना खाली बस। टमाटर में फल लगता है, बैंगन में लगता है, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, कुकुरबिट्स क्या है तो भाई, इन सभी के पेड़ के ऊपर फल लगता है नहीं लगता है? तो जब फ्रूट लगता है तो ट्रिक से याद रखेंगे कि फल वाली सब्जियों को कैसी जलवायु चाहिए, गर्म, और बची हुई सबको कैसी चाहिए, जैसे कि कोल क्रॉप्स, गोभी वर्गीय सब्जियां कोल क्रॉप्स, जैसे कि जड़ वाली सब्जियां रूट क्रॉप्स, जड़ या ट्यूबर वाली दोनों होगी, जड़ या कंद वाली, जिसके अंदर प्याज भी आ गया, आलू भी आ गया, गाजर मूली सब आ गया। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां लीफी वेजिटेबल्स, इन सभी को कैसी जलवायु चाहिए? अरे कैसे चाहिए? तो अब अपने को कोई कभी भी पूछे तो अपन कर लेंगे नहीं कर लेंगे? क्योंकि फ्रूट वेजिटेबल को गर्म, बाकी सबको ठंडी। इसमें एक अपवाद है, देखो थोड़ा सा इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसमें एक अपवाद हम याद रखेंगे कि हमने यहां पढ़ा है कि जितनी भी फल वाली सब्जियों को कैसे चाहिए, गर्म, बट एक्चुअली शकरकंद होता है, वो शकरकंद जड़ होता है, उसके बावजूद उसको कैसी जलवायु चाहिए, गर्म चाहिए। एक तो ये अपवाद। इधर आपको याद रखना है मटर, क्योंकि वैसे तो जितनी भी फल वाली सब्जियां होती है उनको कैसा माहौल चाहिए, गर्म चाहिए, बट मटर को कैसा है, ठंडा। तो ऐसे ये हल्का सा याद रखना है, बाकी इससे काम हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 99% केस में शकरकंद और मटर नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कभी पूछ भी लिया तो इनमें से पूछेंगे, तो कर आओगे कि नहीं कर आओगे? तो तुमको करना चाहिए। एक बार इसको उतार रहे हैं, फिर नया शुरू कर रहे हैं, एक टॉपिक नया पढ़ रहे हैं, इसको 2 मिनट में उतार लो है। इधर से दुख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से दुखे तो दिक्कत, इधर से कुछ समस्या, हार्ट इधर है तो हार्ट अटैक है, अभी ठीक है, पता नहीं ऐसे ही कुछ दुख रहा था। सर टमाटर भी फल वाली सब्जी है, क्या बात कर रहा हूँ? गुड है। हेडिंग ये डालनी है, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। देखो ऐसा है, जलवायु के आधार पर, तो ये तो तुमने ज्योग्राफी में खूब बना रखा है, ये तो मैंने यूं बनाया समझने के लिए, ये मैंने इसलिए बनाया कि मेरे को भी आता है बाकी कुछ नहीं। ये कटहल भी ऊपर ही ऊपर आता उष्ण में, तो कटहल जो होता है वैसे वो नहीं है सिलेबस में, कोई बात नहीं। तुम कटहल के पीछे क्यों पड़े हो बहुत दिनों से हैं? कटहल का नाम बताओ चलो, वैज्ञानिक नाम। अन्नोना साइकोमोसा क्या होता है? अन्नोना स्क्वामोसा सीताफल को कहते हैं। कटहल का क्या होता है? कौन बता रहा है कटहल का नाम? हाँ, आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। क्या बात है। एप्पल, पियर, पीच, प्लम, सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, चारों क्लाइमेट्रिक। लेकिन सेब नाशपाती का फल प्रकार पॉम होता है, आड़ू आलू बुखारा का ड्रूप होता है, लोकार्ट का भी पॉम होता है। शकरकंद तो 12 मासी,
लेकिन उसको सर्दी में बोता है, लेकिन एक्चुअली क्या गर्मी में ही इसके मेन जो जलवायु है वो वार्म ही है। 12 मासी है तो बहुवर्षीय पौधा। क्या बात है भाई। रिटर्न होटल में से पानी निकल रहा है। लोकार्ट को कहते हैं इरिबोट्रिया जेपोनिका। पीछे सभी ने लिख लिया। सरल प्रश्न आता है, यहां से कोई बहुत बड़ा नहीं आता है। सर जीके मेरी कमजोर है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। हाँ मत हारना, क्योंकि हारने के बाद में कोई मतलब तो है नहीं। तो हारने के बाद क्या ही मतलब है, जीतना। अलवर में कोकोनट लगा दे, हो जाएगा क्या? लगा दो तुम, कुछ नहीं तो प्रयोग तो हो जाए भाई, और बाकियों को तो पता चलेगा यहाँ लगा हुआ है कि नहीं लगा, है कि नहीं? लीची तो हो जाएगी, लीची हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी तो सर्दी में फसल ही 5 महीने की, 4 महीने की। स्ट्रॉबेरी तो अपने यहाँ चित्तौड़ में अंट होती। कौन कौन चित्तौड़ से है? चित्तौड़ में स्ट्रॉबेरी, तुम कहां से हो चित्तौड़ में? तुम कहां से हो? गांव बताओ, गांव है? महाराज का मंडपिया तो कितना दूर है सुधरी से? सुधरी कितना दूर है? आधा किलोमीटर सुधरी, 12-15 किलो। तो हम आए हुए रायपुरिया, सुधरी, खारखंदा, ये सब गांव है, यहाँ हम आए पहले। शंभूलाल जी जाट नाम है उनका। हाँ बैठ। तो शंभूलाल जी जाट, वहां रायपुरिया में एक किसान है, 60 बीघा में स्ट्रॉबेरी उगा था, 4 करोड़ की स्ट्रॉबेरी बेचता साल। हाँ उसका नाम उम्मेद सिंह है। हाँ झालावाड़ अपने यहाँ रॉयल में हुई। रॉयल में स्ट्रॉबेरी कितने लगाई पिछली बार, अभी वापस लगाऊंगा इस साल। अभी 11वीं वाले बच्चों को भी प्रयोग करवाता हूँ मैं, जब जैसे मैं जिस जिस बेच में मेरे को अवसर मिलता है वैसे वैसे। शक्कर का वो तो पौधे मंगा लेता हूँ ना, शंभूलाल जी को बोल देता हूँ, भेज देते हैं वहां बैग में। पैसे देना है अपने, कहीं से आ जाएंगे। और भी मैं किसी को भी स्ट्रॉबेरी के पौधे चाहिए इस बार तो बता देना, लेकिन 500-1000 से कम नहीं दूंगा। ऐसा नहीं 2 पौधे चाहिए, 3 पौधे चाहिए, ये नहीं बात हुई। तो अलग अलग रेट में आते हैं नॉर्मल, लेकिन स्ट्रॉबेरी ठंड में खूब होती, कोई समस्या नहीं। अंगूर था उपोष्ण में, अंगूर था उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण। अभी लिख लिया होगा। हाँ शुष्क में भी हो सकता है, लेकिन उपोष्ण ज्यादा ठीक। बाकी अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अनार पूछे तो हाँ करना है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछ ले कि शुष्क में कौन होता है, तो अनार में भी गर्दन को सही में हिलाने की यस, क्योंकि अनार अपने यहाँ भी होता है। तो ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं, जैसे आंवला है तो आंवला उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है अनार, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंवला होता है, बिलपत्र भी उधर ही होता है। गंगानगर में भी होती काफी चीजें, किन्नो। तो स्ट्रॉबेरी हो जाएगी ना गंगानगर में।
करते भी होंगे वहां ऑलरेडी। तुमने क्या तो हो जाती है वो तो। स्ट्रॉबेरी लगती बहुत है, सबसे बड़ी बात तो छोटा ही होता है प्लांट। मैंने वीडियो बना रखे स्ट्रॉबेरी खेती कैसे करें उसके ऊपर। हाँ, डन एवरीवन। अब टॉपिक लिख दो महत्वपूर्ण तापमान। एक छोटा सा टॉपिक है महत्वपूर्ण तापमान। महत्वपूर्ण तापमान लिखो, महत्वपूर्ण तापमान इसी में लिखना है, जलवायु की ही बात है। महत्वपूर्ण तापमान ये किसके छूट रहा अभी? गुड। आवाज नहीं आ रही क्या? ये कैसे हो सकता है? आनी चाहिए आवाज तो, हमेशा आती है। ये लो, क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, अब लिखो महत्वपूर्ण तापमान। बच्चों लिखिए महत्वपूर्ण तापमान, और इसमें हम कुछ एक क्रॉप का फटाफट से याद कर लेंगे। अभी एक बार फलों फलों का लिख लेते हैं, फिर अपन सब्जियों का देख लेंगे समय अनुसार। तो महत्वपूर्ण तापमान में कुछ पॉइंट लिखने हैं ताकि बार बार अपने को नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे आम होता है ना, आम, वो आम अच्छी खेती उसकी कब होगी? जब तापमान लगभग 24 से 27 रहेगा। कितना रहेगा? तो इसकी जो सामान्य वृद्धि होती है, सामान्य वृद्धि जब भी लिखूंगा उसका मतलब ऑप्टिमम ग्रोथ। क्या होता है उसका मतलब? इष्टतम जो वृद्धि होती है वो होती है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है तो आम सबसे अच्छा होता है उधर। साथ में लिख सकते हो कुछ पॉइंट्स, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जहां कहूं इधर देखो वहां देखना। बाकी कुछ पॉइंट है आप लोग साथ में लिख लो। तो ये वाला प्रश्न आया हुआ है, आम के भंडारण के लिए कैसा माहौल चाहिए? तो आम के जो फ्रूट होते हैं उनको अपन भंडारण करेंगे 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता जिसको अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हल्का सा आपको यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो हल्का हल्का सा ध्यान रखेंगे, ज्यादा कोई खास नहीं है बात। तो आम वाला याद रखना। एक होता है केला, तो केले में अच्छी ग्रोथ होती है, यानी कि जो ऑप्टिमम ग्रोथ या जो सामान्य वृद्धि होती है बच्चे लोग, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोई पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पूछे तो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें केले में अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन जो प्रश्न बार बार पूछा गया है आज दिन तक वो इस प्रकार से है। सीनियर रिसर्च फेलोज एसआरएफ के पेपर में भी मैंने एक बार देखा था कि भंडारण जो होता है केले का वो इंपॉर्टेंट है। तो केले के भंडारण के लिए जो वातावरणीय परिस्थितियां चाहिए उसमें 13 डिग्री सेंटीग्रेड तो चाहिए तापमान, जो सर्वाधिक इसके लिए स्टोरेज के लिए, और 85 से 90% RH यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी या अपेक्षित आर्द्रता। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लगाना है और ये आता है। RH का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर अपेक्षित आर्द्रता। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में इसलिए लिखा। कुछ एग्जाम में बिहार में ये भी आया हुआ है। नॉर्मल, ये बेसिक है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, आपने पहले पढ़ा होगा कहीं, इसको सेट कर लो। ओके, अब लिखो खजूर। अगर आपने ये लिख लिया है तो खजूर लिखो। डन। अब लिखो तीसरी क्रॉप खजूर। खजूर, खजूर का कुल बताओ। एरेकेसी या पामी। 36 गुणसूत्र, उत्पत्ति इराक। ये लिख लिया एवरीबॉडी। अब लिखो खजूर। खजूर में कुछ बिंदु याद रखने चाहिए आपको। देखो खजूर में हमेशा ऊष्मा इकाई का प्रश्न आता है। खजूर में तापमान वाला जो कैलकुलेशन है उसको हम कहते हैं ऊष्मा इकाई। ऊष्मा इकाई को कहा जाता है हीट यूनिट। हीट यूनिट।
तो हीट यूनिट खजूर में अच्छे फलन के लिए चाहिए 3300 डिग्री डेज। कितनी चाहिए? 3300। तो आपको ऐसे लिखना है बच्चों, 3300 डिग्री डेज। 3300 डिग्री डेज, हीट यूनिट को मापते हैं डिग्री डेज, तो ऐसे लिखना है डिग्री डेज। अब इधर देखना है, तो ये जो हीट यूनिट हम लोग निकालते हैं उसका फॉर्मूला है हीट यूनिट, या फिर सभी लोग एक बार इधर देख लेना, हीट यूनिट को ज्ञात करने का फॉर्मूला है m माइनस 10 इंटू एन। ये फॉर्मूला भी पूछा गया है एसआरएफ के पेपर में कि हीट यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हीट यूनिट का मतलब जैसे आपका फ्रूट सेट हो गया, फूल से फल बनने को बोलते हैं फ्रूट सेटिंग। क्या कहते हैं? फल ठहराव। मतलब तो जैसे ही फ्रूट सेटिंग से लेकर के फल बनता है या फिर पकता है, तब तक जो भी टेम्परेचर चाहिए उसको अपन हीट यूनिट कह रहे हैं। अब हीट यूनिट में ये जो एम लिखा हुआ है एम, इस एम का मतलब तो होता है मीन मंथली टेम्परेचर। क्या होता है? मीन मंथली टेम्परेचर। मीन मंथली टेम्परेचर का मतलब होता है कि महीने का औसत तापमान। क्या मतलब होता है इसका? महीने का औसत तापमान। तो एक महीने का औसत तापमान आप मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? फॉर्मूले में लिखा हुआ -10, पहले से लिखा हुआ है। तो ये 10 जो है ये आधार तापमान है, इसको कहते हैं बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर का मतलब हुआ आधार तापमान। आधार तापमान का मतलब है कि भाई इससे तापमान अगर कम हुआ तो उस प्रोसेस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एन का मतलब होता है महीने में कितने दिन होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन ए पर्टिकुलर मंथ, इन ए पर्टिकुलर मंथ, कि भाई एक महीने में कितने दिन होते हैं, ये गणित है, कुछ नहीं। तो एक महीने में कितने दिन होते? 30 दिन हो। तो इसको सिंपल तरीके से हम एक बार समझने के लिए गणित निकाल लें। तो महीने का हमने लगभग तापमान माना 35, 35 में से 10 गए तो 25 को 30 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25 3 75, यानी 750 डिग्री डेज एक महीने की हीट यूनिट। कितने दिन की? जबकि खजूरे में फ्रूट सेटिंग से फ्रूट राइपनिंग तक का टाइम लगता है 4 से 5 महीने। कितना टाइम लगता है? तो ये एक महीने की हीट यूनिट को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो 4 महीने की हीट यूनिट नहीं है। तो 750 को 4 से गुणा करो, देख तो 7 चौक 28 यानी 2800 और 5 चौक 20 यानी 200। कितने हो गए? 3000। तो 3000 डिग्री डेज हमने समझने के लिए पढ़ा था, तो वो इस फॉर्मूले को समझ लिया हमने, तो 3000 आया। तो खजूर में अच्छे फलन के लिए कितना चाहिए? 3300 डिग्री डेज। अभी ये प्री पीजी में भी आया था, प्री पीजी हॉर्टिकल्चर वाले पेपर में, और ये उसमें भी आता है, किसमें? जेट वेट में भी आ जाता है। तो एसआरएफ के पेपर में अभी इस साल प्रश्न आया था कि भाई हीट यूनिट को ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो ये वाला सूत्र याद रखना आपको। ये वाला सूत्र क्या कह रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस। मीन मंथली टेम्परेचर का मतलब होता है महीने का औसत तापमान, आधार तापमान और महीने में दिनों की संख्या, यही तो है। तो इसको अपन लो, इसको लिखो। ये वाला तो एक्स्ट्रा है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, बाकी वो उधर वाला लिखना है। ये फॉर्मूला लिख लो, हाउ इज हीट यूनिट कैलकुलेटेड। एफएसओ की न्यू भर्ती कब आएगी? एफएसओ भी लग गए थे यार, अभी अपने 23 लड़के अपने यहाँ से लगे थे। एफएसओ में भी पढ़ाने का बहुत मजा आया एक्चुअली। एफएसओ में जितने बड़े बच्चे होते हैं, सीनियर क्लास होती है, सब ऑफलाइन ही तो थे, सब ऑफलाइन ही थे। तो क्या हुआ? ऑनलाइन, तो ऑनलाइन की बुरी बात है। अगर आप डिसिप्लिन है तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्या फर्क? अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपको कोचिंग की भी जरूरत नहीं। एक
ईमानदारी से बात करो तो अगर आप बहुत अच्छे हो, पढ़ना जानते हो, चीजों को जानते हो, तो कोचिंग की कहाँ जरूरत है? बिना कोचिंग वाले भी कई बार सेलेक्ट होते। तो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आप कोचिंग नहीं करो तो भी सिलेक्शन हो सकता। सिद्धांत की बात है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात है कि आपका लेवल क्या है। तो आईएएस बन जाते बिना कोचिंग। आप हर साल देखते हो कम से कम 50, 1000 में से 50 से ज्यादा लड़के ऐसे होंगे जो आईएएस नहीं बनते। तुमने सुना होगा कोचिंग नहीं की फिर भी बन गए। लेकिन लेवल तो होना, लेवल हो, सोच चाहिए उसके लिए, सोच। कोई नीरज चोपड़ा की ये सोच थी कि भाला फेंकूंगा तो सिल्वर ले आए। तुम्हारी सोच थी पत्थर फेंकूंगा, तुमने फेंका होगा बहुत सारे बचपन से। तो सोच की बात, तो आप सोचोगे तो होगा, जैसे सोचोगे वो पाएगा। डन। अब लिखो सब्जियां। ये तो फल हो गए 3 जो जिनका बेसिक हो गया। अब लिखो वेजिटेबल्स। तो आप लिखिए सब्जियां। पीएमटी तक क्लियर हो सकती है तो डबल ए नहीं हो सकता है। फर्स्ट रैंक में ऑनलाइन से ही आई थी। देखो ये और बता रहा, हालांकि डबल ए में पीएमटी से कहीं गुना ज्यादा कंपटीशन। पीएमटी की 1,08,000 सीट, कितनी? 50,000, 55,000 गवर्नमेंट है और लगभग प्राइवेट है बच्ची जो। पीएमटी में 20 से 21 लाख लड़के रजिस्ट्रेशन कराते हैं बैठ। तो एक सीट के ऊपर लगभग 20 लड़के आ रहे। कितने आ रहे? टॉप में आना है तो 50 लड़के मान लो। डबल ए में वैकेंसी भी नहीं है तो आएगी तब आएगी। 100 पद आगे माना या 200 आगे, इससे ज्यादा तो नहीं है। पीएमटी मतलब नीट की बात कर रहा है। पीएमटी का मतलब नीट की बात। पहले पीएमटी तो होता था भाई। पीएमटी का मतलब नीट बोलते हैं आजकल। उसमें कोई है, कोई बोले थर्ड ग्रेड लिख दे, थर्ड ग्रेड तो उसको रीट मानेंगे ना अपन। थर्ड ग्रेड की बात कर रहा मतलब रीट की बात कर रहे हैं। चलो आगे। अब लिखो सब्जियां। ये तो फलों की बात होगी। कुछ पॉइंट हम सब्जियों में जानना चाहते हैं। सब्जियों में आप कभी भी किसी एंट्रेंस टेस्ट को गवर्नमेंट या किसी भी एग्जाम से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे जेट, सीयूईटी, नीट, पीट, ये सभी एंट्रेंस टेस्ट है कॉलेज में एडमिशन के लिए। इनकी तुलना कभी नौकरी लगने वाली परीक्षा से नहीं हो सकती। नौकरी लगने वाली परीक्षा का लेवल हमेशा अप ही रहता है। उसमें बंदे की कई चीजें जांच ली जाती। उसमें तो खाली रटंत विद्या चल जाती, एंट्रेंस टेस्ट में रटंत विद्या चल सकती। कंपटीशन इस वाले में नहीं चलती। ये मैं अनुभव बता रहा हूँ। गलत कह रहा हूँ क्या? तो तुम नहीं, गलत तो मैं भी कह सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी सही कह रहा हूँ। मतलब गलती महात्मा गांधी कहते थे, गांधी जी कहते थे वो कहते थे कि कितना भी बड़ा आदमी गलती कर सकता, कि चाहे कोई तोप सिंह हो तो भी गलती कर। तो गलती किसी से भी हो सकती है। तो अपने किस खेत की मूली बताओ? ये टमाटर मेरे साथ में लिखना अलाउ है अभी। टमाटर तो पहली क्रॉप इसमें लिखो टमाटर। टमाटर में जो ऑप्टिमम ग्रोथ होती है, सामान्य वृद्धि, जो ऑप्टिमम ग्रोथ है, 12वीं की बुक का भी मैं ध्यान रख रहा हूँ, 11वीं 12वीं का कुछ है सिम्पसन। तो इसमें जो है सामान्य वृद्धि, उसके लिए टेम्परेचर है 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टमाटर की अच्छी ग्रोथ इसी तापमान पे होती है। बट उसमें जो लाइकोपीन कंपाउंड बनता है, लाइकोपीन जो बनता है, लाइकोपीन निर्माण, सो द लाइकोपीन निर्माण के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये मल्टीपल टाइम आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब इस प्रश्न को बहुत बार पहले पूछा हुआ है। सर्वाधिक लाइकोपीन बनता है 24 पे, 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाधिक लाइकोपीन बनता है। बाकी सर्वाधिक नहीं पूछेंगे, रेंज पूछेंगे जो कि 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाइकोपीन निर्माण बंद हो जाता है अगर तापमान आपका चला जाएगा 30 डिग्री से ऊपर। तो 30 डिग्री से अगर ऊपर तापमान जाता है बच्चे लोग, तो लाइकोपीन निर्माण क्या होगा? स्टॉप्स। लाइकोपीन निर्माण बंद हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको पूछेंगे, जैसे पहले भी पूछा हुआ है तो अभी भी पूछने के पूरे चांस है कि लाइकोपीन, जैसे फर्स्ट ग्रेड में अभी प्रश्न भी आया था, कल बताऊंगा क्या आया था, जो इसी टॉपिक से प्रश्न आ रखा है। ठीक है ना, इजी है बिल्कुल।
तो हल्का सा ध्यान रखो, ज्यादा कुछ लोड लेने वाली आवश्यकता नहीं। तो ये टमाटर हो गया, लिख लिया सबने। अब लिखो प्याज, लास्ट लिख लो, शाबाश, लास्ट लिख लो प्याज। तो ये टमाटर सभी हो गया, लिखो प्याज। सेकंड क्रॉप लिखनी है प्याज, बेटा लिखो प्याज। प्याज में दो केस बन रहे हैं, प्याज के बीज और प्याज से बन गया है पौधा। तो प्याज की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, वानस्पतिक वृद्धि, ये ऑनलाइन वाले बिना फालतू की ये टोकर क्यों बजाते हो तुम? ये तुम बस खाली लास्ट एक मिनट, ये लास्ट लिख सर, टाइम हो गया क्या? हो गया तो हम प्याज को कल कर लेंगे। तो इधर देखो रिवीजन कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं हाँ है, हमेशा आते ही अपन रिवीजन करते हैं 2-4 मिनट, ये हमेशा करना चाहिए। ये धरती गोलमाल थी और उसके अकॉर्डिंग जलवायु थी धरती। मैं आपको एक घर की बात बताता हूँ, देखो भाई लोग, ऐसा है कि आप YouTube पे देखो, चाहे आप कहीं पर भी देखो, तो आप हमेशा साइंस वाले वीडियो देखना। जैसे आप देखना कि भाई कौन कौन से ऐसे मिशन है जो धरती से अंतरिक्ष में भेजे गए, जिनसे क्या पता चला अब तक, तो आपको धरती को समझने में मदद मिलेगी। ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर तो ज्योग्राफी का पार्ट है। एग्रीकल्चर क्या है? ज्योग्राफी का पार्ट है। हॉर्टिकल्चर तो फिर और कुछ नहीं है उसके सामने, एग्रीकल्चर भी ज्योग्राफी के सामने, एग्रीकल्चर कुछ नहीं। ज्योग्राफी के मतलब जियोग्राफी में धरती के सारा जो फिनोमिना सब पढ़ते हैं अपन, ये कैसे बनी, किधर से आई, क्या है क्या नहीं, पूरा मामला। पहले वैज्ञानिकों को यह भी नहीं पता था शुरू में। अभी अभी अपने जो साइंस में अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा साल पुराना नहीं। जैसे पहली जो थ्योरी चलती थी उसको अपन कहते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी, तुमने नाम सुना, कि धरती के चक्कर लगाते हैं सब कुछ, उसको जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। बाद में थ्योरी आई हेलियोसेंट्रिक, कि नहीं धरती के नहीं लगाते, सूरज के लगाते हैं चक्कर। तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों को ध्यान पड़ रहा, अभी पता चला सूरज के भी नहीं लगाते कुछ दिन पहले, कि भाई एक ऐसा पॉइंट है जो सूरज के बाहर है, वो वहां पे ग्रेविटी मैच होती है, तो वो ग्रेविटी वहां पे सेचुरेटेड हो जाती है, तो उस पॉइंट के पूरा जो है सौरमंडल चक्कर लगा। आने वाले टाइम पे कहीं और बाजे बजेंगे। तो थिंग्स चेंजेस विद टाइम, तो समय, ये सभी हमने ये कल पढ़ के आओगे, ये एक बार रिवीजन करके आना। तो सभी गर्म जलवायु वाली जो सब्जियां होती है वो होती है फल वाली। तो ऐसे आप सभी लोग याद करोगे, इस उम्मीद के साथ में हम जो है समापन की घोषणा करते हैं। तारीख कितनी, तारीख 09/08/2024।